Good morning, students. This is Pooja Saxena, Geography Department, Government College, Mundi. We are back after Diwali break. हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मिनरल रिसोर्सेज खनिज संसाधनों को देखा था। आज हम पावर रिसोर्सेज या एनर्जी रिसोर्सेज शक्ति संसाधनों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, ऊर्जा संसाधन किसी भी देश के विकास का आधार और अर्थव्यवस्था का मूल नियंत्रक माने जाते हैं। Energy is the primary input in the production of goods and services. The wheels of progress move with the flow of energy. ऐसा माना जाता है कि विकास का जो पहिया है वो ऊर्जा के प्रवाह से ही संचालित होता है। One of the critical elements in raising the standard of living of a country's population is the provision of affordable and reliable energy services in sufficient quantities. More regular and ample is the availability of energy, more even will be the path to economic prosperity. ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता के स्तर का आकलन अब एनर्जी रिसोर्सेज पर डिपेंड करने लगा है। जितनी आसान और बहुतायत में ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता होती है, उतनी ही उस देश की आर्थिक प्रगति होती है। The role of energy has significantly increased with the increase in industrialization and urbanization in the present day society. विशेषकर आज के युग में जबकि नगरीकरण और औद्योगिकीकरण अपने चरम पर है, ऊर्जा संसाधनों का महत्व बहुत अधिक हो गया है। पहले ऊर्जा संसाधन सिर्फ किचन में फ्यूल के तौर पे हाउस होल्ड कुकिंग में मेजर रोल प्ले करता था, लेकिन आजकल डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में ऊर्जा संसाधन अपना रोल प्ले करते हैं। तो ऊर्जा संसाधनों को उनके स्रोत, उनके उपयोग के आधार पर दो कैटेगरीज, दो वर्गों में विभक्त किया जाता है: ट्रेडिशनल और नॉन कॉमर्शियल एंड कॉमर्शियल एनर्जी, यानी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उसके अंतर्गत कोल, पेट्रोलियम, गैस, जल विद्युत, आणविक विद्युत को सम्मिलित किया जाता है, और जो गैर परंपरागत हैं उसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, इनको सम्मिलित किया जाता है। मुख्य रूप से जो कन्वेंशनल पावर सोर्सेज हैं उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है कोल, यानी कोयला। Coal is an inflammable organic substance composed mainly of hydrocarbons found in the form of sedimentary rocks and capable of being used as fuel to supply heat or light both. It also contains volatile matter, moisture, and ash in varying proportions. कोयला जो है वो एक मूल रूप से जैविक तत्व है जो कि हाइड्रोकार्बन्स के संगठन से निर्मित है और इसे अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ये ऊष्मा भी प्रदान करता है और प्रकाश भी प्रदान करता है। इसके अंदर वाष्प होती है, नमी होती है, और जो राख है उसका प्रपोर्शन पाया जाता है। यानी मुख्य रूप से व्यावसायिक ऊर्जा में, देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में 67% कोयले का योगदान होता है, और इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 90% तक होती है। हाइड्रोजन 1 से 12% तक होता है। साथ ही इसमें ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी मिलता है। इसका निर्माण, जैसा कि आप जानते हैं कि जो घनी वनस्पति है उसके युगों तक धरातल के नीचे दबे रहने, उसके रूप परिवर्तित होने, उसमें कार्बोनेशन होने के फलस्वरूप होता है। तो ये एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है और एग्जॉस्टिबल है, क्षयशील है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, विभिन्न प्रकार, जैसे एंथ्रेसाइट कोल, बिटुमिनस कोल, ब्राउन कोल, पीट कोल। इसमें जो एंथ्रेसाइट कोल है वो बेस्ट क्वालिटी है, जिसको जलते समय उसमें से धुआं नहीं निकलता
उसकी जो लौ होती है वो नीले रंग की होती है। इसमें 80 to 95% कार्बन पाया जाता है। ये हार्ड, कॉम्पैक्ट और जेट ब्लैक कॉल होता है और सेमी मेटालिक लस्टर होता है इसका। इससे बहुत अधिक ऊष्मा मिलती है। इसमें जल की मात्रा 2 to 5% तक होती है और भारत में इस श्रेणी का जो कोयला है एंथ्रेसाइट कॉल, वो कश्मीर स्टेट में जम्मू के पास 98 किलोमीटर क्षेत्रफल में 0.3 to 6 मीटर मोटी तय जो है वो प्राप्त हुई है। देन बिटुमिनस कॉल ये भारत में गोंडवाना की रॉक्स से मिला है। इस कोयले का रंग काला होता है और ये जलते समय कम धुआं देता है। ये कोयला भी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। इसमें कार्बन परसेंट 75 to 80% होता है और जल और वाष्प की मात्रा 25 से 30% तक मिलती है। ये झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में मिलता है। देन ब्राउन कॉल, जिसे लिग्नाइट भी बोला जाता है, ये इतनी अच्छी किस्म नहीं होती। इसे जलते समय बहुत धुआं निकलता है। ये राजस्थान में पिलानी, तमिलनाडु में अर्काट, असम में लखीमपुर, एमपी और कश्मीर राज्य के कोयला क्षेत्रों में उत्पादित होता है। इसमें 45 to 55% कार्बन होती है। वाटर कंटेंट 30 to 35% होता है और जो वॉलेटाइल मटेरियल है उसकी मात्रा 35 to 50% तक होती है। तो ये कच्चा माल और ताप शक्ति के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है। एंड नंबर 4, पीट कॉल। पीट कॉल जो है वो कोयले का बहुत प्राइमरी रूप है। इस तरह का जो कोयला है वो छिछले गड्ढों, दलदल और जो जलमय क्षेत्र होते हैं उसमें वनस्पति के संचन और विघटन से निर्मित होता है। इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा 80% तक होती है और फिर इसको सुखाकर इसकी मात्रा 20% तक कम की जा सकती है। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से जलाने में, खाद बनाने में, सब्जियों और फलों की पैकिंग के काम में होता है। इसका उत्पादन तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में 1829 मीटर की ऊंचाई पर, सेलम जिले के शिवराय पर्वतों पर 1229 मीटर की ऊंचाई पर, कश्मीर और उत्तर प्रदेश हिमालय की घाटियों, ब्रह्मपुत्र की घाटी और जो कछार क्षेत्र है उसमें स्थानीय आवश्यकताओं के लिए इसको उत्खनित कर लिया जाता है, इस प्रकार के कॉल। तो हम अगर भारत में अक्रेंस की बात करें कॉल की, तो यहाँ का जो कॉल है उसको हम 2 फील्ड्स में बांट सकते हैं। एक तो गोंडवाना कॉल फील्ड्स और दूसरे टर्शरी कॉल फील्ड्स। जो गोंडवाना कॉल फील्ड्स हैं उसका जो क्षेत्र है वो है मूल रूप से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के लगभग 45,125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इन राज्यों में से भारत का लगभग 98% कोयला मिलता है। यानी गोंडवाना कॉल फील्ड महत्वपूर्ण कॉल फील्ड है जो कि 33 करोड़ वर्ष पुराना है। यहाँ का जो कॉल टाइप है वो बिटुमिनस प्रकार का है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। इसमें जो प्रधान कोयला क्षेत्र हैं देखिए उसमें है एक तो दामोदर वैली, जिसमें रानीगंज, झरिया, गिडी, बोकारो, करनपुरा और उमरी क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा सोन घाटी, ब्राह्मणी घाटी, छत्तीसगढ़, सतपुड़ा, वर्धा घाटी और गोदावरी घाटी अन्य क्षेत्र हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र जो है वो कोलकाता से 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में बंगाल से झारखंड और बिहार तक विस्तृत है। यहाँ कोयला जो प्रोडक्शन है वो 1814 में प्रारंभ हुआ और प्रमुख कोयला क्षेत्रों में रानीगंज, झरिया, गिडी, बोकारो, करनपुरा और उमरी क्षेत्र हैं। ये वैसे भी मेजर कोल फील्ड्स जो है इसमें शो हो रहे हैं। तो दामोदर वैली कोल फील्ड्स। देन रानीगंज झरिया कोयला क्षेत्र। रानीगंज में पाई जाने वाली जो खानें हैं उनका क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है, जिसमें ज़्यादातर जो भूभाग है वो बर्दवान जिले में है और उनकी सीमाएं बांकुड़ा, संथाल, परगना और मानभूमि तक फैली हैं। यहाँ पर
रानीगंज और जो बराकर है वहाँ पर 2 श्रेणियों में 9 और 7 कोयला संस्तर विद्यमान हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में अनुमानतः 900 करोड़ टन कोयला 900 मीटर की गहराई तक होने का अनुमान है, जिसमें से 33 करोड़ टन कोकिंग कोयला है और मध्यम और निम्न श्रेणी का कोयला भी यहाँ पर मिलता है। देन झरिया क्षेत्र, झरिया क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यहाँ कोयले के 18 संस्तर हैं और उन्हें उनके नंबर्स से ही जाना जाता है। 1 से 7 संस्तर में अच्छी किस्म का कोयला मिलता है। फिर 13 to 15 जो संस्तर हैं उसमें सर्वोत्तम कोटि का कोयला मिलता है और सभी तहों की मोटाई 66 मीटर के लगभग होने का अनुमान है। तो यहाँ अनुमानित भंडार 958 करोड़ टन सामान्य किस्म का कोयला है। इसके बाद हम देखें तो गिडही और बोकारो कोयला क्षेत्र, जो कि हज़ारीबाग जिले में स्थित हैं और इनका जो क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कोयले की जो शैलें हैं, चट्टानें हैं, वो 18 किलोमीटर से ही प्राप्त होती हैं। देन करनपुरा कोयला क्षेत्र, जो बोकारो से 3 किलोमीटर पश्चिम दामोदर घाटी के ऊपरी भाग में स्थित है। सोनघाटी कोयला क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश और बिहार में है। मध्य प्रदेश में इसके उत्पादक क्षेत्र हैं उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली, तातापानी और रामकोला, और बिहार में हैं औरंगा, हटार के क्षेत्र डाल्टनगंज सम्मिलित हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के उमरिया का जो क्षेत्रफल है वो 1500 वर्ग किलोमीटर है। सोहागपुर का क्षेत्रफल 3000 वर्ग किलोमीटर, सिंगरौली का 1200 वर्ग किलोमीटर और रामकोला तातापानी का क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर कोयले का संस्तर जो है बराकर श्रेणी का है, जिसमें 6 तहें मिलती हैं और जिनकी मोटाई 2 से 4 मीटर तक पाई जाती है। देन महानदी कोयला क्षेत्र, महानदी कोयला क्षेत्र ओडिशा में ब्राह्मणी नदी की घाटी में फैला हुआ है 518 वर्ग किलोमीटर में, और यहाँ पे तालचर क्षेत्र, रामपुर हिंगरी क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र, झिलमिल, चिरमुरी कुरासिया क्षेत्र, विश्रामपुर क्षेत्र, लखनपुर क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र। इसी तरह जो छत्तीसगढ़ की कोरबा की खानें हैं वो भी 518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। अब जो गोदावरी वर्धा कोयला क्षेत्र है उसका विस्तार महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश तक है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, बलारपुर, बरेरा, यवतमाल और नागपुर क्षेत्र, और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से सिंगरेणी, सस्ती और जो तंदूर कोयला क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। महाराष्ट्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ के जो कोयला क्षेत्र हैं वो चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर में विशेष रूप से 5 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं। यहाँ 10 से 20 मीटर मोटी कोयले की तह मिलती है। और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के जो सिंगरणी क्षेत्र है उसमें बराकर श्रेणी की शैलें हैं जो 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। फिर सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। मोहपानी क्षेत्र, जो नर्मदा घाटी के दक्षिणी भाग में सतपुड़ा के उत्तरी ढाल के तट पर स्थित है और नरसिंहपुर जिले में है। यहाँ का जो कोयला है वो भी बराकर श्रेणी का है, जहाँ कोयले की 4 तहें विद्यमान है। तो हम मोटे रूप में देखें, जो गोंडवाना कॉल फील्ड्स हैं उनसे ही 98% कॉल प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, रानीगंज झरिया कोयला क्षेत्र जो कि बिहार और ये झारखंड में पड़ता है। देन झरिया कोयला क्षेत्र, गिरडी बोकारो कोयला क्षेत्र, करनपुरा कोयला क्षेत्र, सोनघाटी कोयला क्षेत्र जो ओडिशा में पड़ता है। देन गोदावरी वर्धा कोयला क्षेत्र जो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आता है। अब हम बात करें टर्शरी कॉल की। टर्शरी कॉल जो युग की चट्टानें हैं उनसे भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 15% 15% प्राप्त होता है। This coal generally has low carbon and high percentage of moisture and sulfur. And important areas are उत्तरी आसाम कोयला क्षेत्र, देन मिकिर पहाड़ियों का कोयला क्षेत्र, खासी जयंतिया कोयला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर कोयला क्षेत्र,
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत का कोयला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। जो उत्तरी आसाम कोयला क्षेत्र है ये लखीमपुर ज़िले में मिलता है और जो पूर्वी नागा पर्वत के उत्तर पश्चिम ढाल पर स्थित है। इस क्षेत्र में बड़ा कोयला भंडार काकूम क्षेत्र है जो 80 किलोमीटर लंबा है। मिकीर पहाड़ी कोयला क्षेत्र जो है वो इसी भूभाग में दिसोमो नदी के निकट लंबोर और दोईग्रेग स्थानों और जमुना लांगित घाटी, कैलासांसो, ओफांग, तोंफी के सन्निकट मिलता है। तो मेघालय की जो मिकीर पहाड़ी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत है। सामान्य किस्म का कोयला है। देन खासी जयंतिया और गारोज का जो कोयला क्षेत्र है ये भी मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है। कोयले की 2 तहें पाई जाती हैं और गारो, खासी और जयंता पहाड़ियों में जो क्षेत्र है महत्वपूर्ण उनमें बायोमोग, बल्जिंग, दोगरिंग, माओलोग, चेरापूंजी, लेतिग्र्यू, लिग्रिन ये क्षेत्र हैं। अब बात करें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर कोयला क्षेत्र में यहाँ गहरा कत्थई रंग का कोयला मिलता है। यहाँ पे कालाकोट, महोगला, चकर, भेटका, घनसाल, सावालकोट, लड्डा ये प्रमुख क्षेत्र हैं। देन हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कोयला क्षेत्र। यहाँ कोयले के प्रमुख क्षेत्र जो हैं चंबा जनपद के चोरी, लहरू समेत मिलते हैं। राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में पलाना क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। पलाना के अलावा मड़, चनेरी, सरोवर और खासी क्षेत्रों में भी लिग्नाइट कोयला यहाँ पर मिलता है। देन दक्षिण भारत के कोयला क्षेत्र। दक्षिण भारत के ऊर्जा स्रोतों में कोयले की दृष्टि से वो इतना संपन्न क्षेत्र ये माना नहीं जाता। यह सामान्य किस्म का कोयला है। पुडुचेरी और कुड्डालोर के बीच जो तटीय मैदानों में, किन्नौर के पश्चिम में 8 किलोमीटर दूर कोबिल स्थानों से कोयला प्राप्त किया जाता है। कर्नाटक में नेवेली नामक स्थान से, नेवेली का यहाँ पे लिग्नाइट का संयंत्र भी है, स्थापित है। दक्षिण भारत में पश्चिमी तट क्षेत्र से भी कोयला प्राप्त होता है, जिसके प्रमुख क्षेत्र क्विलोन और बरकोला जो मालाबार से लेकर दक्षिणी कनारा तक पाया जाता है। तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो भारत के जो कोल फील्ड्स हैं उन्हें गोंडवाना कोल फील्ड्स और टर्शरी कोल फील्ड्स 2 भागों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। महत्वपूर्ण कोल फील्ड्स की बात करें तो ये शकील अनवर का रिसर्च है जो उन्होंने महत्वपूर्ण स्टेट्स कोल की दृष्टि से नंबर वाइज और उनके कोल फील्ड्स की जानकारी दी है, जिसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है। तो तात्पर्य ये है कि almost the first coal mine was opened in 1774 at Raniganj in West Bengal. In India, the real beginning was made in 1814 in the same area. So the production rose steadily. यहाँ पे स्थिर दृष्टि से जो उत्पादन है वो बढ़ा कोल का। तो कोल इंडस्ट्री का जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण, वो 1973-74 में हुआ। यदि हम मुख्य उत्पादन देखें तो देश का 21.11% जो कोयला है वो छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है उत्पादन की दृष्टि से 2012-13 में। और झारखंड जो है उस समय 20.29% कोयला उत्पादित कर दूसरे स्थान पर